तो फिर शुरू करें आज का काम। तो कल हम रुके थे, हम लोग ने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स किया था, पिन डेरिवेशन किया था। उसमें से जो सबसे पहला डेरिवेशन था दैट वाज अबाउट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये रहा हमारा फॉर्मूला। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n is equal to 1 upon 2l square root of t by n। इसमें l is the length of the string, t is the tension in the string, tension is the force or the weight, and small m is the mass per unit length of the string. So once again, L stands for length, T is the tension, M is mass per unit length। उसका और एक नाम है लीनियर डेंसिटी, वो और एक नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं लीनियर डेंसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू ऑब्जर्व द टर्म्स, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास तीन टर्म्स है। सो व्हेन वी स्टडी द लॉज, अपने को तीन लॉज मिलेंगे। इफ यू रिकलेक्ट, दिस इज सिमिलर टू योर सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम में टाइम पीरियड था, फिर हम लोग ने उसका लॉज निकाला था, राइट? तो वैसा ही चीज यहाँ पर भी है। फ्रीक्वेंसी है मेरे पास ना, आई विल हैव अ रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद लेंथ, आई विल हैव अ रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद टेंशन, एंड आई विल हैव अ रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद लीनियर डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ, और वो हो जाएगा मेरा लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। सो फर्स्ट वाला करते हैं, उसके बाद तुरंत आपको सेकंड और थर्ड खुद ही समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट वन इज नोन एज द लॉ ऑफ लेंथ। सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ लेंथ देखिए क्या बोलता है। तो हम लोग लेंथ एज अ पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं, तो जो भी आप स्टडी करो उसको छोड़ के बाकी के सब टर्म्स कांस्टेंट। तो यहां पर देखिए टी और एम, इसको क्या रखेंगे हम लोग? कांस्टेंट रखेंगे। सो if T, M, they are constant, then N is proportional to 1 upon L, या N is inversely proportional to L। है कि नहीं? इजी। T और M constant है, हटा दो। 2 is a number, हटा दो। इक्वल टू से प्रोपोर्शनैलिटी जाएगा, कांस्टेंट सब निकल जाएगा। So N is proportional to what? 1 upon L। So therefore, we can also say that NL is equal to constant। तो जो NL टर्म है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टूडेंट्स, वो न्यूमेरिकल्स में देखिए हम लोग को कैसे सॉल्व करना पड़ता है। उसमें भी यूज N1 L1 is equal to N2 L2। Now this is similar to your P1 V1 is equal to P2 V2। तो वो क्या करेगा? देखो चार चीजें, तीन आपको इंफॉर्मेशन देगा, एक अननोन रहेगा, वही आपको पूछा जाएगा। सो NL इज अ कांस्टेंट, ये L ऊपर जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, इक्वल टू साइन आएगा, वी विल राइट कांस्टेंट। सो N1 L1 is equal to N2 L2। This is the mathematical version of the law। So it was a fairly simple law, इसमें कुछ खास डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए आपको। So students, I hope आपको law of length समझ में आया होगा। Let's move to the next one, law of tension।
तो अब देखिए लॉ ऑफ टेंशन में अब थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए। मेरे पास में 3 टर्म्स है यहाँ पे। सो अपने पास में है लेंथ, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं। तो अब हमको चाहिए रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद टेंशन, मतलब 3 में से बाकी के 2 टर्म्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट रख देंगे हम लोग। सो वी विल राइट इफ एल एम, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। सो लेंथ एंड एन इज स्क्वायर रूट ऑफ टी। वेरी गुड मानस, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर आपको रिलेशन देखिए क्या मिलेगा, एल चले गया, एम चले गया। सो देन द फ्रीक्वेंसी एन, how is it related to the tension? So n is proportional to square root of t. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी था। स्टूडेंट्स यहाँ का जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि L1 छोटा, L2 अगर बड़ा है, जिसका लेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम, ये लेंथ का रिलेशन। यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग टेंशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी is directly proportional to the square root of tension. अभी देखो proportionality जाएगा, equal to sign आएगा। So how can we write this? We can write this as n upon root t. This is your constant. तो हम लोग ने root t को नीचे ले लिया, n upon root t मिल गया। So n upon root t is your constant. 1-2 के फॉर्मेट में कैसा आ जाएगा, n1 अपॉन रूट t1 इज इक्वल टू n2 अपॉन रूट t2। सो ये हो गया आपका लॉ ऑफ टेंशन। सो लॉ ऑफ लेंथ, length is inversely proportional to the frequency या frequency inversely proportional to the length। law of tension में so tension मतलब force या जो भी weight आप वायर के ऊपर stretch करने के लिए अप्लाई करेंगे, that is your tension। tension का unit will be Newton, length will be in meter, सेंटीमीटर में दिया होगा तो भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप इसको। तो ये आपके पहले 2 लॉज हो गए। They are comparatively very easy to understand. Now let's move on to the third term. Now before we start with the third term, उस third term को हम लोग और थोड़ा simplify करेंगे और उसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। So जो हमारा तीसरा term था, उस तीसरे term का नाम था mass per unit length, और उसको हम लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं। सो लीनियर डेंसिटी this is mass per unit length also. Now students please observe कि हम लोग इसको कैसे simplify करेंगे। So ये जो मेरे पास small m है, this is mass upon length। अभी बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो व्हाट इज मास इक्वल टू, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एग्जैक्टली, सो इट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जो मेरा मास वाला टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अभी आगे ध्यान दीजिए प्लीज। सो m इज इक्वल टू डेंसिटी, आपने लिखा रो, डेंसिटी बाय द सिंबल रो,
Volume, we can write area into length. Volume of a body is area into length. अब देखिए आपको ऊपर नीचे लेंथ कट हो रहा है. So mass per unit length can also be represented as density into area. Mass per unit length कैसे लिख सकते हैं हम लोग? Density into area. Now we are talking about a wire. Wire is a cylinder. Cylinder का cross sectional area is a circle. तो देखो वॉल्यूम कैसे निकाला था आपने? सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम. इसमें से एच या एल वो हम लोग ने ऊपर नीचे कट कर दिया. तो अब क्या बचा? अब बचा क्रॉस सेक्शनल एरिया. एरिया सर्कल, सो पाई आर स्क्वायर. तो आपका जो मास रहेगा इट इज डेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स, अब जाके आपको जो तीसरा वाला डेरिवेशन हम करेंगे या तीसरा वाला लॉ देखेंगे रादर, वो दिखता है जैसे ये लोग एक, इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी है ना सर, वो समझा नहीं. बन ही नहीं सकता. यहाँ पर टेंशन है तो और कुछ फॉर्मूला नहीं बन सकता. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप जो स्मॉल एम था वो स्मॉल एम को आप स्मॉल एम लिख सकते हो, आप उसको डेंसिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसको रेडियस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो जब प्रॉब्लम्स आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम्स वो लोग लीनियर डेंसिटी पे देते हैं क्योंकि वहां पे उनको वेराइटी ज्यादा मिलता है. इजी इसका प्रॉब्लम आएगा तो कंपैरेटिवली इजी होता है. सबसे इजी इसका प्रॉब्लम. इसमें थोड़ा टफ क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट है, बट दे विल गिव यू गुड नंबर्स. वो नंबर्स जो आपको देते हैं वो इस तरीके से देते हैं जिसका स्क्वायर रूट अपन निकाल सके. बट ये वाला जो होता है इसमें आपको डेंसिटी देगा, कभी रेडियस देगा, कभी मास पर यूनिट लेंथ, पूरा टर्म आपको बता देगा. तो यहाँ पर अपने पास वेराइटी ज्यादा है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ. और द लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी. अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या रूल है हमारा? जो भी पैरामीटर हम स्टडी कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी के सबको क्या कर देंगे हम? उसको छोड़ के हम बाकी के सबको कर देंगे कांस्टेंट. तो यहां पर देखिए, इफ एल टी, व्हाट आर दे? एल एंड टी आर कांस्टेंट. तो हम लोग ने लेंथ को और टेंशन को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया. अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा स्मॉल एम. सो देन हाउ इज n रिलेटेड टू स्मॉल m? 1/√m. वेरी गुड. 1/√m. ब्लर दिख रहा है? ओके. हाँ सर. अभी देखिए, अभी ठीक है? हाँ ठीक है, थोड़ा ठीक है. अब देखिए, सही है सर. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो m है इसको हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? m कैन बी रिप्लेस्ड एज डेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर, बट पाई तो अपने आप में कांस्टेंट है. तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी में लिखोगे तो यू विल राइट दिस एज 1/√ρ r स्क्वायर. अब क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर r स्क्वायर है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं. so we can also write this as r square root of 4. so ये जो आपका लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी है यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड इसके लिए है क्योंकि हमको ये रूल याद रखना पड़ेगा. सर कांस्टेंट कंसीडर किया उन्होंने. तो बेटा रूट में पाई आर स्क्वायर आना चाहिए तो पाई को कांस्टेंट कंसीडर किया है.
हाँ पाई कांस्टेंट ही होता है ना, इधर अपन पाई आर स्क्वायर लिखेंगे ना, पर प्रोपोर्शनैलिटी में है, तो प्रोपोर्शनैलिटी में जो भी फिक्स नंबर्स होते हैं, देखो किधर भी हमने 2 लिखा है क्या, हमने कहीं पर भी 2 मेंशन नहीं किया है, क्यों, क्योंकि 2 एक नंबर है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरीके से पाई जो टर्म है वो एक फिक्स कांस्टेंट है, इसलिए जब आप प्रोपोर्शनैलिटी में लिखोगे तो पाई लिखने की जरूरत नहीं हमको। इट इज द रेडियस जिसका चेंज विल मैटर, पाई विल नॉट चेंज एनीवेज। सर वो आर रूट रो है क्या? ये आर स्क्वायर बाहर आएगा ना स्क्वायर रूट में से, अभी दिख रहा है, ठीक है।